NCERT CBSE क्लास 10 साइंस और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग आज क्या देखते हैं, तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं। CBSE में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक क्या है, तो ये हमारा टॉपिक है रे डायग्राम्स या इमेज फॉर्मेशन। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 देखते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। तो हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो अगला टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन या फिर रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इसे बनाने में गलतियां भी होती हैं, तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं रे डायग्राम। इसके और भी हेडिंग हो सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स हो सकता है, वो सब भी हो सकते हैं, पर हम लोग रे डायग्राम्स टॉपिक डाल के आगे बढ़ते हैं। तो रे डायग्राम से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग कनकेव मिरर के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, कन्वेक्स मिरर में हम लोग डायरेक्ट रे डायग्राम्स देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 रेज देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4 रेज। वो 4 रेज कौन कौन सी हैं, तो टॉपिक का नाम 4 रेज ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिरर बनाते हैं हम लोग, तो कनकेव मिरर ही हम लोग लेते हैं क्योंकि ये मेन मिरर होता है, इसके बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। अब इसमें इसका नाम आप MN रख सकते हैं, यहाँ पर मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पर जो बीचों बीच हमारे पास होता है वो क्या होता है, पोल P होता है, और इस पोल से पास करते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हम लोग सेंटर भी यहाँ लिख सकते हैं, पर पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो थोड़ा अच्छे से हम लोग बनाएंगे क्योंकि स्केल पेंसिल कंपास नहीं है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और इसके बीचों बीच F होगा, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी इसे कहते हैं। ये हमारा डिस्टेंस PC बराबर R होगा और PF बराबर F होगा, स्मॉल f। ओके, अब यहाँ पर अगर कोई रे आ रही है, ठीक है, रे मतलब हम लोग एक किरण मान सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रे आ रही है और वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ कोई रे लाई ऐसे, तो ये रे दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों सीधी हैं बिल्कुल, इसको पैरेलल हम लोग कहेंगे। तो जब ये पैरेलल होती हैं तो ये जो टकराती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टकराएगा, तो ये टकरा के हमेशा फोकस से गुजरती है। आपको ध्यान होगा जब हमने फोकस के बारे में पढ़ा था, फोकस, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज हमने लाई थी और वो फोकस से पास कर रही थी। तो ये पहली तरह की रे होती है, मतलब जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास करेगी फोकस से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रे, ये एक रे है, ठीक है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरो करके, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। तो आप यहाँ लिखिए पासेस थ्रू द फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिएगा। तो ये हमारे पास पहला हो गया, ठीक है। वैसे कन्वेक्स मिरर के लिए भी है, पर उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग कनकेव के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरी तरह की रे, पहला रे हो गया, अब दूसरी रे, ऐसे करके 4 रे हमें पढ़नी है। तो अब हम लोग दूसरी रे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी रे क्या है, तो उसके लिए पहले फिर से हम लोग एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा हमारा कनकेव मिरर, यहाँ पर ये इसका कोटिंग है, जनरली सिल्वर कोटिंग हम लोग कह सकते हैं। इसके बीचों बीच जो होगा इसको एपर्चर कहते हैं, उसके बीचों बीच आपका पोल होगा। अब पोल से पास करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो सेंटर और पोल से पास करता है, तो आप पहले सेंटर भी बना सकते हैं या फिर आप पहले बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस
आप थोड़ा पीछे ही बना सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन होता है। तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बीचों बीच एक फोकस पॉइंट होगा F। ठीक है, अब हमने पहली लाइन क्या बनाई थी, पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था और वो फोकस से गुजर रहा था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से गुजर रहा था। अब जो रे है वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही फोकस से गुजरेगा। अगर आप पहला एक बार देखिए तो उसमें फोकस से कब गुजरा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर टकराने के बाद। इस बार फोकस से ही गुजरेगा, पहली बार रिफ्लेक्ट होने से पहले। तो यहाँ पर एक रे हम लोग बनाते हैं, वैसे स्केल से ज़्यादा सही बनेगा पर यहाँ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रे यहाँ पर ऐसे आया। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो पहले पैरेलल था, फोकस से गुजरा, इस बार पहले फोकस से गुजरा तो बाद में पैरेलल हो जाएगा। तो बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना, पैरेलल दोनों। ठीक है, तो नंबर वन में पहले पैरेलल था फिर फोकस से गुजरा, नंबर 2 में पहले फोकस से गुजरा फिर पैरेलल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ रे passing through द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई रे, ये एक रे है, फिर बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। पर मान लेते हैं हमारे पास एक रे है, जब वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इज पैरेलल टू, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी रे हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी तीसरी रे की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा रे देखेंगे। अभी हम लोग कनकेव मिरर पर ही फोकस करें, आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर के लिए फोकस कर रहे हैं। तो हमें 4 रे पढ़नी है, ये हमारे पास सेकेंड रे थी। अब हम लोग थर्ड रे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड रे, फिर से कनकेव मिरर को ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर तो ये हमारा एपर्चर है, इसके बीचों बीच हमारा पोल होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास पोल है। तो फिर से पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो यहीं से कर सकते हैं, सिंपल है, पीछे भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, पर हम लोग यहीं आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कनकेव है तो हम लोग यहीं तक शो करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा थर्ड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि अब रे इसी से पास करेगा, तो ऐसे बनाते हैं कि कम से कम इससे वो टकराए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपर्चर को ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यहाँ पर, है ना। ठीक है, अभी आप देखिएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और यहाँ पर फोकस है F। अब पहला रे हमारा क्या था, पहला रे पैरेलल टू था प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास किया। दूसरा रे फोकस से पास कर रहा था, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। इस बार जो हमारा रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रे देखते हैं, वैसे हम लोग स्केल से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर एक रे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ से मैं नीचे जाता तो यहाँ तो मिरर है ही नहीं, तो नीचे चला जाता। तो इस तरह से बनाना है ताकि हमें दिखे कि मिरर से वो टकरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो थ्योरेटिकल में हमें थोड़ा अच्छे से बनाना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे हमारा आया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में ही चला जाता है, मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी
उसी पाथ को वो रिट्रेस कर जाता है। रिट्रेस मतलब बाकी वापस उसी पाथ में चले जाना, इसका मतलब रिट्रेस होता है। तो यहाँ से यहाँ आया और टकरा के यहाँ से यहीं चला गया, तो जो एरो होगा वो एरो भी ऐसे ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब रे इधर से आया, टकराने के बाद इधर उधर नहीं गया जैसे पहले था, इससे आया और ऐसे ही चला गया। ठीक है, अगर ये फोकस होता है यहाँ से तो टकराने के बाद सीधा चला जाता है पैरेलल, पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो वापस ये इसी लाइन पे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रे passing through center of curvature तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो बैक अलोंग द सेम पाथ, तो सेम पाथ पे ये वापस चला जाता है। ऐसे आप लिख सकते हो शॉर्ट में, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं, सिंपल बस लिख रहे हैं। तो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये पॉइंट है, सेंटर है, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो बैक मतलब वापस उसी पाथ से लौट जाता है, वापस उसी पाथ से पीछे रिफ्लेक्शन के बाद चला जाता है, ठीक है। तो बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, तो जिस पाथ से आया रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद उसी पाथ से चला गया। तो ये हमारा तीसरा, अभी आप देखिएगा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो एक बार फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 4 रे हमें पढ़नी है, 3 रे हमने पढ़ लिया, अब हम लोग चौथा रे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चौथा रे देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा रे हमारे पास क्या है? तो फिर से हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं। ठीक, ओके। बाद में आप इसको कंपास से भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, रे डायग्राम वगैरह, वरना कई बार गलतियां हो जाती है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बीचों बीच पोल हो जाएगा। फिर एक बार प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा, और यहाँ पर बीचों बीच एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला क्या है? फोर्थ रे क्या है कि जो रे पोल से आके टकराएगी, मतलब ऐसे आके पोल से टकराएगी, वो इधर ही चली जाएगी सेम एंगल पर, ठीक है। ऐसे समझिए कि एक रे आ रही है हमारे पास, ठीक है, इधर से कहीं से ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक रे आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रे आ रही है, ये रे आई, तो यहाँ पर ये रे आई, और ये हमारे पास एक एंगल है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अब टकराने के बाद वो वापस इसी डायरेक्शन में चली गई, आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो जितना एंगल से आएगी उतना एंगल से ये चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक रे, ऑब्लिक मतलब तिरछा रे। तो ये तिरछा आई, जिस एंगल से उसी एंगल से ये वापस चली गई। तो रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पी ऑफ द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस ये आप डायग्राम बना सकते हैं कि आई बराबर आर हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल से ये टकराई उसी एंगल से ये वापस चली गई, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 रे हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, और अब रे डायग्राम से जो हमारा हेडिंग है उसी में आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारे पास ये रे डायग्राम्स किसके लिए है? तो सबसे पहले हमारे पास है कनकेव मिरर। तो यहाँ पर कनकेव मिरर है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब आपको ध्यान होगा कि जब हमने ये 4 रेस पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास मिरर है, तो यहाँ पर कहीं से रे ऐसे आ रही है तो ऐसे फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये रे आ कहाँ रही थी? किसी ऑब्जेक्ट से आ रही थी, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग दिखाते हैं? तो ऐसे दिखाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ए बी, इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। फिर टकराने के बाद इसकी एक इमेज बनती है, ठीक है। उस इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखाते हैं अगर रियल होगी, और ऊपर दिखाएंगे अगर वर्चुअल होगी। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर जब इमेज हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस बार पेन पेंसिल अच्छे से इसको बनाना है, पर यहाँ मैं रफ में बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है कनकेव, और इस बार मैं नाम भी दे दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आपका कोटिंग है ताकि जो लाइट है वो बाहर नहीं चली जाए लेंस की तरह, मतलब इधर नहीं चली जाए, वो टकरा के वापस इसी इधर ही आए, इस साइड में। फिर हमारे पास क्या है? बीचों बीच क्या हो जाएगा? तो बीचों बीच हो जाएगा पोल। फिर पोल से एक मैं अब सीधी लाइन खींच दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर क्या है? फोकस। अब जो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को इस बार हम ऊपर नीचे दोनों बना देते हैं इधर। तो जो रेज आएंगी इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। वैसे हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जनरली इसके ऊपर ही बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले डॉट डॉट था, अब मैंने सीधा लाइन खींच दिया है। पर यहाँ पर हम लोग दोनों दिशा में, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह बना सकते हैं। और यहाँ से रे बहुत दूर से आ रही होगी, तो हम लोग एक यहाँ से ले सकते हैं, एक नीचे की तरफ से ले सकते हैं। ये डॉट डॉट है, मतलब बहुत दूर से आ रही है। अब यहाँ से हम लोग सीधी लाइन खींच सकते हैं, तो एक लाइन ऐसे खींचिए। अब इन्फिनिटी से जो रे आती है वो पैरेलल आती है, मतलब इसके सेम डिस्टेंस पे, ऐसे कटेगी नहीं, है ना, ऐसे तिरछा नहीं होगी, सेम आएगी। अब आप ध्यान कीजिए, जो 4 लाइन हमने देखी थी उसमें पहली लाइन, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सीधे पैरेलल आती है, पैरेलल का साइन है, तो वो कहाँ से पास करती है टकराने के बाद? बोलिए। फोकस से। ये हो गया, ठीक है। अब हमें इमेज भी बताना होता है, तो इमेज बताने के लिए हम लोग 2 रे को चुनते हैं। वो जो 4 रे थी उनमें से 2 रे को, और वो जो 2 रे टकराने के बाद जहाँ मिलती है वहीं पर इमेज बनता है। आप देखते जाइए, आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। अब यहाँ पर ये एक रे हो गई, ये पैरेलल है, ये दूसरी रे है, तो यहाँ से दूसरी रे को हम लोग यहाँ बनाते हैं। फिर से ये पैरेलल है, तो टकराने के बाद ये नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि जो रे पैरेलल होती है वो टकराने के बाद फोकस से पास करती है। पहली रे आप देखिए, 4 रे में पहली रे हमने देखा था, तो ये इस बार ऐसे जाएगी, ठीक है। पेन पेंसिल से, मतलब पेंसिल स्केल से और अच्छे से आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये ऐसे चली गई। अब ये 2 जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे बनती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर 2 रे आई, मतलब 2 इंसिडेंट रे आए, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आई तो 2 रिफ्लेक्टेड रे आए। वो कहाँ कट किए? तो वो फोकस पे कट किए। तो ये फोकस पर ही इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज? फोकस पर ही। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो पहला होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, उसके बाद दूसरा क्या होता है? इमेज कहाँ बनी, तो इमेज पोजीशन। तो दूसरा हमारे पास होता है इमेज पोजीशन। उसके बाद इमेज का साइज कितना है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का बड़ा है कि दोनों बराबर हैं, तो साइज ऑफ इमेज। इमेज मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे से जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है उसके कारण जो इमेज बनती है, ठीक है।
तो अगला हमारा आता है साइज ऑफ इमेज। हमारा अगला क्या आया? साइज ऑफ इमेज। और उसके बाद हमारा अगला आता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इन्फिनिटी पे है, तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज कहाँ बनी? तो फोकस पर, तो एट फोकस। फोकस पर इमेज बनी है ना, तो एट फोकस, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर साइज ऑफ इमेज, तो आप देख सकते हैं इमेज क्या पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटी है, यहीं पर वो कट कर रही है, ठीक है, पॉइंट पे। तो हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बड़ा है, और यहाँ पर जो हमारी साइज है वो क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, बहुत ज़्यादा ही छोटा, या पॉइंट साइज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा? तो आप लिखिए, ये एनसीईआरटी में टेबल लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख के इसको लिख सकते हैं, पर मैं एक एक करके पहले लिख रहा हूँ, फिर टेबल आप एनसीईआरटी से देखकर उसमें लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज क्या? हाईली, DIMINI और SHED है ना, स्पेलिंग पे भी ध्यान रखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होता है? तो देखिए, एक होता है वर्चुअल और इरेक्ट, और एक होता है रियल और इन्वर्टेड। ये दो एक साथ चलता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, और रियल बनता है जिसको स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं। वर्चुअल मतलब जो बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है, और इरेक्ट मतलब वो सीधा रहता है, उल्टा नहीं रहता है। तो रियल इन्वर्टेड, नेचर में दो ही होता है, या तो रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पर नेचर में क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो दी रहेगी, पर फिर भी मैंने यहाँ चारों चीज़ें लिखी हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड में हम लोग करते हैं सेकेंड। हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएगा? तो इन्फिनिटी से अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब पीछे, तो सी के पीछे। तो आप बस देखते जाइए एक बार, फिर धीरे धीरे आप खुद से रिवाइज करेंगे ना, तो कनेक्ट होते जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत ही बेसिक में पढ़ के आगे बढ़े। एग्जाम पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें, कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में, और साथ में थोड़ा थोड़ा समझ के अभी आगे बढ़े। एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है, ठीक है। तो कैसे नीट एंड क्लीन, सीबीएसई बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखने का तरीका, वो सब। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा BEYOND, स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब पीछे, तो सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर फिर से कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कनकेव मिरर एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ी जगह इधर छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। बियॉन्ड सी, ठीक है। इसको थोड़ा आप सीधा भी बना सकते हैं ना, तो ये शायद ऐसा सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं आपका सी आएगा, और यहाँ कहीं बीच में आपका एफ आएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम हम लोग ले लेते हैं एम और एन। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी बहुत दूर नहीं है।
अब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है, तो यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, बाकी आप इसको नॉर्मल ब्लू से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बस मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे है, ठीक है। तो अब सी के जो पीछे उसमें आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऊपर का नाम देते हैं ए और नीचे का नाम देते हैं बी। अब हम लोग को दो रे निकालनी है और दो रे जहाँ पर मिलेगा वहाँ से आपका इमेज बनेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जो पहला रे होता है वो पहला रे आपका फोकस से आता है, तो फोकस से जाता है। और दूसरा रे कौन सा चुनते हैं, तो हम लोग सी से चुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, कि अगर हम लोग सी से चुनेंगे तो सी से हमारा सीधा इधर चला जाएगा और यहाँ मिरर तो है ही नहीं। तो इसलिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसकी पोजीशन हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग लें। और यहाँ पर अगर हम लोग सी को थोड़ा सा सामने ले लें, सी और एफ इसके बीचों बीच ले लें, तो अब हम लोग शायद थोड़ा अच्छे से इसको बना पाएंगे। बाकी जब आप कंपास से करिएगा ना और अच्छे से इसको आधा करिएगा, जितना आप लिए, मान लीजिए 10 लिए या फिर 5 लिए, 7 लिए उसके बीच में, तो और एक्यूरेटली आपका बन सकता है। वैसे दो रे जो ली जा रही है मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। तो मान लेते हैं सी के पीछे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए और बी, ओके। पहली रे दो रे चाहिए, तो पहली रे हम लोग क्या ले रहे हैं, पहली रे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये 4 रे में पहली रे यही थी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकरा के एफ से पास कर जाएगी, ठीक है। अब दूसरी रे कहाँ है, तो दूसरी रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो ऐसे ही पास कर रही है तो हमें पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो ऐसे ही चली जाएगी, है ना। 4 रे में से ये तीसरी रे है। आप देख सकते हैं पीछे पलट के, बार बार पलट के देखिए, रिवाइज करिए, सही रहेगा। तो अब देखिए ये दोनों कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो बस यहीं पर हमारा इमेज है। तो इमेज कैसे बनाएंगे, क्या ये पॉइंट होगा, नहीं, अब ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एरो डालिए और इसको ऐसे ऊपर खींच दीजिए, तो ये उल्टा बनेगा। अब ये जो इसके ये था पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ है तो इसको बी है तो इसको मानेंगे बी डैश। और जो इसका सिर जैसा था एरो ए, यहाँ भी एरो है तो इसको मानेंगे ए डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, इमेज हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, लेकिन इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। और ये जो पॉइंट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, या एफ एंड सी, है ना। तो ऐसे बनता है। एक और तरह से आप सोच सकते हैं कि पहले इन्फिनिटी पे था, फिर थोड़ा सामने आया, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आएगा और इमेज धीरे धीरे इधर जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा देखिएगा, पहले कहाँ था, यहाँ था इन्फिनिटी पे, फिर आपका यहाँ पर आया। अब पहले कहाँ था, एफ पर था, तो वो सी और एफ के बीच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी डैश ए डैश हमारा इमेज बन जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही 4 चीज़ लिख देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा मिरर फॉर्मूला में आएगा, ये आपका पोजीशन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। उसके बाद हमारा इमेज आ जाएगा, तो हो जाएगा इमेज पोजीशन। उसके बाद हमारा आ जाएगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और उसके बाद हमारा आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज। तो हम लोग इसको एक और देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड मतलब सी के पीछे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में बना।
तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ या बिटवीन एफ एंड सी लिख सकते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी में देख सकते हैं क्या लिखा है, दोनों ही सही है। तो बिटवीन सी एंड एफ। ओके, अब साइज क्या है, तो देखिए साइज इसका छोटा होगा, है ना, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो हम लोग लिख देंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, तो डिमिनिश्ड। और उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ इमेज। नेचर मैंने बताया था दो होता है, या तो वर्चुअल इरेक्ट या फिर रियल इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हैं उल्टा बना है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा था पर इमेज आपका ऐसे उल्टा आया, तो रियल, और रियल आपका इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ द इमेज में आप लिख दीजिएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसी के साथ हमने दूसरा पोजीशन भी पूरा किया। यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा, हमें लिखना भूल गया 2 सेकेंड। उसके बाद हम लोग थर्ड पोजीशन करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, ठीक है, फिर फिफ्थ और सिक्स, 6 पोजीशन हमें करनी है। तो अगली वीडियो में हम लोग और पोजीशन करेंगे इसी तरह और देखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ के देखते जाइए, फिर जब आप 6 पोजीशन देख लेंगे फिर शुरू से आप रिवाइज करिएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा वो 4 रेज क्या थी, उनका इंपॉर्टेंस क्या था और कैसे 2 रेज से हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये क्लास पूरी की। अगली क्लास में हम लोग थर्ड पोजीशन से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी लिख सकते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग फिजिक्स क्लास 10 में, मतलब साइंस क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।